हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल में है, तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 10 नवंबर के क्वेश्चन से। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है, जिसमें सर्वाधिक मेडल किसने जीता है। तो महाराष्ट्र की टीम ने जीता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने जीता है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र ने। डिटेल में बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर से फ्रेंड्स 9 नवंबर तक आयोजित किए गए थे और इसका आयोजन इस बार गोवा में किया गया था, ठीक है ना। 21 क्रम का था, तो इस 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको याद रखना है। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें फ्रेंड्स 10,000 से अधिक एथलीटों ने लगभग 43 से अधिक खेलों विधाओं में भाग लिया था। अच्छा, यहाँ का एक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो इस बार जो 37वां नेशनल गेम्स हुआ है, इसका ध्येय वाक्य है गेट सेट गोवा। याद रखिएगा क्या है, गेट सेट गोवा इसका ध्येय वाक्य है। अच्छा, साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपको शुभंकर पूछ लिया जाए तो इसका शुभंकर क्या है? मोगा। क्या फ्रेंड्स शुभंकर है इसका? मोगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस प्रतिस्पर्धा में महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है, जिसने कुल 80 स्वर्ण पदक सहित 228 पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन अक्टूबर और नवंबर महीने में 2024 के अंदर किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड के अंदर। अब मैं 3 आयोजन को बताता हूँ। जो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात के अंदर हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर। वहीं 37वां जो राष्ट्रीय गेम हुआ है फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ है नेशनल गेम्स? ये हुआ है गोवा के अंदर, अभी हाल ही में समापन हुआ है इसका। और जो 38वें नंबर का राष्ट्रीय गेम होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ होगा? तो ये होगा उत्तराखंड में। तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब रैंक की बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे गोवा है, जिन्होंने 80 गोल्ड, याद रखिएगा 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रांज, यानी कुल 228 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पे फ्रेंड्स सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड है, जो कि 66 गोल्ड, 27 सिल्वर और 33 ब्रांज मेडल, यानी कुल 126 पदकों के साथ जो है फ्रेंड्स वो किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। हरियाणा की बात करें तो 62 गोल्ड, 55 सिल्वर और 75 ब्रांज, यानी कुल 192 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पे है और केरल जो है वो 5वें स्थान पे है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो मेडल है वो 126 है और इसका मेडल 192। तो सोचेंगे फ्रेंड्स कि इसका कम मेडल है वो फिर भी ऊपर है और इसका ज़्यादा मेडल है वो नीचे है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि जब टैली बनाई जाती है, यानी जब ये पदक तालिका बनाई जाती है, उसमें किसको ध्यान में रखा जाता है? तो गोल्ड को, यानी जो सर्वाधिक गोल्ड जीतता है उसको पहले स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड जीते हैं, तो महाराष्ट्र को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने जीता है 66 गोल्ड, तो इसी को दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पर हरियाणा 62 गोल्ड जीता है, इसको रखा गया। चौथे पे 37वें गोल्ड जीता है मध्य प्रदेश और 5वें पे 36 गोल्ड जीता है केरल। इसलिए इनको इस पदक तालिका में इस तरह इस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एथलीट इस पदक में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्ष 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। 1924 से 1938 तक, यानी फ्रेंड्स 1924 से 1938 तक पूरे 14 वर्ष तक इसका नाम जो क्या था फ्रेंड? इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। यानी 14 वर्ष तक किस नाम से जाना जाता था? इंडियन ओलंपिक गेम, 1924 से 1938 तक। फिर जाकर के फ्रेंड्स 1940 में इसे भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2023 के नेशनल गेम्स का शुभंकर आप इंपॉर्टेंट है, मोगा है। और आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। याद रखिएगा, अभी मैंने बता दिया फ्रेंड्स। इस बार का 36वां संस्करण अगर मैं पूछूं तो आपको मैंने बताया कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात में। 37वां संस्करण गोवा में और 38वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित होने वाला है। देखिए शुभंकर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। अभी हाल ही में जो एशियन पैरा गेम्स समाप्त हुआ है, ठीक है, उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है फेई फी पच्छी। क्या फ्रेंड्स? फेई फी पच्छी उसका शुभंकर है।
और जो 19वें नंबर का एशियन गेम समाप्त हुआ है उसका शुभंकर क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसका शुभंकर है कांग कांग चेन चेन लियान लियान। क्या है, कांग कांग चेन चेन लियान लियान, जो कि 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर है। और जो अभी हाल ही में जो 37वें नंबर का राष्ट्रीय गेम्स समापन हुआ है उसका जो शुभंकर है वो मोगा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, तो आईआईटी बॉम्बे का एशिया में 40वां स्थान है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रैंकिंग में चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है इसको पहला रैंक प्रदान किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस रैंकिंग की सूची में जो भारत की यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा कौन सी, आईआईटी बॉम्बे, इसको किस स्थान पे रखा गया है, तो इसको 40वें स्थान पे रखा गया है। हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे स्थान पे रही है। इस साल की क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया की कुल 856 यूनिवर्सिटी शामिल थी, जिसमें भारत की यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है, तो 40वां स्थान, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हाल ही में कुछ इंडेक्स जारी हुए हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स अभी जारी किया गया है, जिसमें मुंबई को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 111वीं रैंक है। 125 देशों की सूची में 111वीं रैंक प्रदान किया गया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का 64वां स्थान है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में मुंबई को 21वां स्थान और दिल्ली को 36वां स्थान दिया गया है, जबकि पहले स्थान पर फ्रेंड्स यूएसए का न्यूयॉर्क है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे आपराधिक देशों की इस रैंकिंग 2023 में भारत को 77वां स्थान दिया गया है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 108वीं रैंक प्रदान किया गया है। विश्व प्रसन्नता यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 126 रैंक है और साथ ही साथ 126 रैंक भारत की वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी है, एपी आपको याद रखने हैं, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई में इसको फ्रेंड्स जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक 80 है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है फ्रेंड्स, ये पहली बार जीत लिया है पंजाब की टीम ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में पहली बार पंजाब की टीम ने फाइनल में जीत हासिल की है और बड़ौदा को 20 रनों से हराकर फ्रेंड्स पंजाब की टीम ने यह लक्ष्य को हासिल किया है, यानी 20 रनों से हराया है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंध है इसका। फाइनल मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पंजाब के अभिषेक शर्मा को दिया गया है। वहीं फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया है, तो अनमोल प्रीत सिंह को दिया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। तो भारत की एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। बीसीसीआई द्वारा रणजी ट्रॉफी की टीमों के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इसका नाम पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। पहली बार इसका आयोजन 2006-2007 में किया गया था। इस ट्रॉफी को सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता है, तो इसको सबसे अधिक बार 3 बार जीता है तमिलनाडु ने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मैरूमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो फ्रेंड्स अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मैरूमैक्स अभ्यास आयोजित किया गया है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यांमार और रसिया के बीच ये पहली बार युद्धाभ्यास आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, चूंकि पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में बात करते हैं। अंडमान सागर में पहली बार आयोजित म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मैरूमैक्स 5 से 8 नवंबर तक आयोजित किया गया है। यह अभ्यास हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे के खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा उपायों पर केंद्रित था। फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद से म्यांमार और रूस के जो बीच है संबंध है वो काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। रूसी अधिकारियों को म्यांमार के सशस्त्र बल दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है अंडमान की। तो अंडमान सागर जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व म्यांमार के दक्षिण
थाईलैंड के पश्चिम और अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में स्थित एक जल संग्रह है। यह हिंद महासागर का एक भाग है, ये भी आपको याद रखना, ये आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। यही है अंडमान सागर। आगे बढ़ते हैं, अब 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में काजिंद युद्धाभ्यास, ठीक है, अभी हाल ही में काजिंद युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। किसके किसके बीच हुआ है फ्रेंड्स, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। 7वां जिमेक्स युद्धाभ्यास 2023 जो है भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। सुरक्षा बांड 2023 युद्धाभ्यास चीन, रूस और ईरान के बीच आयोजित किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है। टाइगर सार्क 2023 भारत और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इकोवेरिन युद्धाभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास 2023 जो है फ्रेंड्स भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा आयोजित किया गया है। चौथा समुद्री शक्ति अभ्यास 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया था। तो ये थे फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास, इनसे भी आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये फ्रेंड्स थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल में बात करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी पुर्तगाल प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने 7 नवंबर को राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, ठीक है। देश भर में मारे गए छापे के आधार पर मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो जाओ गलम्बा को भी जांच में एक औपचारिक संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है पुर्तगाल की फ्रेंड्स। तो जो पुर्तगाल है यह यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा जो है फ्रेंड्स, इन्होंने 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था, ठीक है। सर्वप्रथम ग्लास का निर्माण इसी देश ने किया था, यानी पुर्तगाल में ही सर्वप्रथम ग्लास का निर्माण हुआ था। यूरोप में पुर्तगाल लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा यूरोप जो है वो यूरोप में जो पुर्तगाल है यह लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कारों में के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक कारों के बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो डेनियल नोबा को इक्वेडोर के राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया है। मोहम्मद मुइजू को फ्रेंड्स अभी हाल ही में मालदीव का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सातो किलमैन को फ्रेंड्स बानुआतु के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। थर्मन सड़गुरमरतरन को फ्रेंड्स सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। एमरसन मांगंगवा को फ्रेंड्स जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। श्रेथा थाईविसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। पोटेरी ओरपो को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये थे फ्रेंड्स हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार प्रति माह 6000 से कम कमाते हैं। तो फ्रेंड्स 94 लाख परिवार, याद रखिएगा बिहार में 94 लाख जो परिवार हैं वो बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, उसके अनुसार प्रति माह 6000 से भी कम कमाते हैं। डिटेल में बात करते हैं, बिहार विधानसभा में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक डेटा पेश किया गया है। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डेटा पेश किया है। बिहार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 9.4 मिलियन परिवार प्रति माह 6000 रुपये से भी कम कमाते हैं, जो कि राज्य के 27.6 मिलियन परिवारों का 34.13% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है बिहार की। तो बिहार के विषय में कुछ जानकारी देख लेते हैं। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स बिहार दिवस कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वर्ष 2010 से, प्रतिवर्ष 22 मार्च को वर्ष 2010 से बिहार दिवस मनाया गया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वर्तमान में। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड्स तो इसका एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चंपारण में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार के रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है। तो भारत आटा, याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा नामक ब्रांड जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। डिटेल में बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, सरकार इस योजना के तहत लगभग 27.50
रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर आटा उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को किफ़ायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत आटा एक फोर्टिफाइड गेहूं का आटा है जो गेहूं, चावल और दालों के मिश्रण से बनाया जाता है। यह प्रोटीन, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री, जिनका नाम है पीयूष गोयल, इन्होंने फ्रेंड्स भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय सेना ने किस वर्ष से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही है? तो फ्रेंड्स ये कर रही है 2028 से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2027 से। कौन सा विकल्प सही होगा? 2027 से फ्रेंड्स जो है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। भारतीय सेना ने फ्रेंड्स जो है चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े से चरणबद्ध तरीके से 2027 से हटाने का विचार कर रही है। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय सेना ने 2027 से अपने पुराना जो हेलीकॉप्टर, जिसका नाम चीता है और दूसरा है चेतक, इनको फ्रेंड्स चरणबद्ध यानी एक एक करके इसको हटाने की योजना बना रही है। आर्मी एविएशन कोर द्वारा लगभग 190 चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा रहा है। चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेना के करीब 100 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलेंगे। इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, यानी HAL के द्वारा किया जा रहा है। 2024 के अंत तक डिलीवरी के लिए तैयार होने वाले हैं। ठीक है, आर्मी एविएशन अपाचे हेलीकॉप्टर भी सेना में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात आती है उत्तराखंड की फ्रेंड्स। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम था उत्तरांचल और जब चेंज हो गया तो इसका नाम हो गया उत्तराखंड। अभी फ्रेंड्स उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा का भी नामकरण हुआ है, तो उड़ीसा का नाम अब क्या हो गया है? ओडिशा हो गया है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हाल ही में केरल जो है फ्रेंड्स अपने राज्य का नाम केरल से केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। बात आती है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को होती है। राजधानी देहरादून के अंदर स्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और विधानसभा की यहाँ 70 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा के कुल यहाँ पे 5 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जिम जो कार्बेट नेशनल पार्क है, इसका नवीनतम नाम क्या है? इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका नवीनतम नाम क्या है और इसका पुराना नाम क्या था। ये दोनों ही आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है फ्रेंड्स, ये डेनमार्क के अंदर आयोजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने डेनमार्क के कोपनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है फ्रेंड्स वो था टार्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRI। इसका जो शिखर सम्मेलन का विषय रहा है। ठीक है, यातना के खतरे को मिटाने के लिए समाज को अधिक मानवीय और सभ्य बनाने के सहयोग के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, और सम्राट यहाँ के मार्ग्रेथ द्वितीय हैं। प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिकसन। कौन है? मेटे फ्रेडरिकसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा गोवंशों की जनगणना कराई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा गोवंशों की जनगणना कराई जाएगी।
विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दिया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने दिया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? तो केरल के। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाले पहले जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है? तो इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बन गई है। महिला वर्ग के फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, साब किस देश की कंपनी है जो भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन की है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो हरियाणा ने। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है? तो लंदन के अंदर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में पार्वती भवन नवदुर्गा स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। ये थे फ्रेंड्स कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में बात कर लेते हैं भाग 2 की। याद रखिएगा, कल मैंने भाग 1 की चर्चा किया था, तो भाग 2 का संबंध, संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नागरिकता से है। ठीक है, नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद में 5 में बताया गया है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी नागरिकता लेने वाले भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकार बने रहना इसको बताया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स भाग 3 की। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछता है, भाग 3 जो मौलिक अधिकार हो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जबकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियों को बताया गया है। जबकि बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया फ्रेंड्स? कि कानून के समक्ष समानता को बताया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के अवसरों की समानता को बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत बताया गया है, यानी कि जो संपत्ति के आधार पर उपाधियां दी जाती थी उसको इसमें समाप्त किया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, अब फ्रेंड्स आज का प्रश्न जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है, क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में खेले जाएंगे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तराखंड में। इन चारों में से कौन विकल्प सही होगा इसका आपको कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बताना है कि ये डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। अगर फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।